नमस्कार प्यारे साथियों। कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत। कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं आवेशीय निकाय की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स समझने पड़ेंगे, उसके बाद हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम विद्युत क्षेत्र नाम लेते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलेंगे W एक्सटर्नल, का मतलब है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो काम किया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जा रहा है उसको हम बोलेंगे बाहरी कार्य। इसको क्या बोलते हैं, बाहरी कार्य या बाह्य कार्य। कि बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, W एक्सटर्नल। जबकि इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो आवेश लाया जा रहा है, और वो आवेश मान लेते हैं कि Q आवेश है और धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक आवेश पर इस धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल विपरीत दिशा में लगेगा और इस बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो इस कार्य को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण किया गया कार्य। और विद्युत क्षेत्र के कारण किया गया कार्य हमेशा क्या रहता है, ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। और W एक्सटर्नल जिसको हम बोलेंगे बाह्य कार्य, बाह्य कार्य को हमेशा क्या हम लेंगे, धनात्मक लेंगे। आवेश एक ही है, कार्य करने वाले दो हैं। एक इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करके ला रहा है। अब इस क्योंकि बाहर वाला काम कर रहा है तो इसका कार्य क्या है, धनात्मक। जबकि ये सिर्फ इसका विरोध कर रहा है, उस बल का विरोध कर रहा है, और उस बल के विरोध जो विस्थापन हो रहा है, विस्थापन के कारण जो कार्य हो रहा है वो इसके कारण से क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब स्थितिज ऊर्जा इस कार्य पर निर्भर करती है। इसके कारण स्थितिज ऊर्जा धनात्मक रहेगी और विद्युत क्षेत्र के कारण किए गए कार्य के कारण ऋणात्मक रहेगी। इसी को एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम और क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास ये आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी आवेश को ला रहे हैं, मान लेते हैं कि ये अनंत है, इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो विस्थापन है वो dx है। अब इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल Fe लग रहा है, जबकि बाहरी कारक जो बल लगा रहा है उसके कारण जो बल लग रहा है वो F एक्सटर्नल है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, तो हम WE फाइंड करेंगे, जो होगा Fe
डॉट डी एक्स, एफ ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। अब चूंकि जो बल की डायरेक्शन है वो ये है, जबकि जो विस्थापन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एफ ई वेक्टर तथा डी एक्स वेक्टर के बीच जो कोण बढ़ेगा वो कोण थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। इसी से हमारे पास आएगा डब्ल्यू ई इज इक्वल टू, इसको अपने हल करेंगे, एफ डी एक्स कोस थीटा आ जाएगा। थीटा की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ ई डी एक्स, एफ ई डी एक्स। अतः हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। हमारे पास ये जो बल है एफ एक्सटर्नल है कि बाह्य बल है, और बाह्य बल इस पे आरोपित हो रहा है, इसी डायरेक्शन में ये विस्थापन हो रहा है। तो हम W एक्सटर्नल फाइंड करना चाहते हैं, W एक्सटर्नल फाइंड करना चाहते हैं, तो W एक्सटर्नल जो होगा वो W F E x वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, W E x t इज इक्वल टू F E x डी एक्स कोस थीटा होगा। अब एफ ई एक्स वेक्टर पैरेलल है डी एक्स वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो 0 डिग्री रहेगी, और इसी के कारण डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए W एक्सटर्नल पॉजिटिव है। अर्थात किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जबकि विद्युत क्षेत्र के कारण उस किया गया जो कार्य होगा वो नेगेटिव रहेगा। इतनी बात समझने के बाद अब हम समझेंगे आवेश से निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेश से निकाय की स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उस निकाय को एक विन्यास देने में किए गए कार्य के बराबर होती है। हम बात करते हैं किसी दो आवेशीय निकाय की। कोई दो आवेशीय निकाय है, द्विआवेशीय निकाय। मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है और हमारे पास ये बी बिंदु है। यहां पे आवेश पड़ा है Q1 और यहां पे आवेश पड़ा है Q2। ये दोनों ही आवेश धनावेश है, और इन दोनों आवेशों के मध्य ये जो दूरी है वो स्मॉल r है। ये एक आवेशीय निकाय है। इस आवेशीय निकाय को बनाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझते हैं। हम मान लेते हैं कि पहले आवेश Q1 को हम अनंत से
इस ए बिंदु पर लेके आते हैं। अब चूंकि पहले कोई भी आवेश विद्यमान नहीं है, कोई भी आवेश स्थित नहीं है, और जब आवेश स्थित नहीं है तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और जब विद्युत क्षेत्र स्थित नहीं है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। अर्थात इस आवेश Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य हमारा W1 क्या होगा, 0 होगा। कार्य W1 0 होगा। क्यों होगा, दोबारा सुनो। क्योंकि इस आवेश से पहले कोई भी आवेश यहाँ स्थित नहीं है, इस आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाया गया है, तो उसको किसी भी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ता। अगर कार्य करना पड़ता तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती, और कार्य तभी करना पड़ता जब इसके चारों तरफ आवेश होता। इसके चारों तरफ अन्य कोई आवेश स्थित नहीं है, तो इसको इस बिंदु तक, अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। इतनी सी बात समझने के बाद हम बात करते हैं बी बिंदु की, और ये बी बिंदु इस ए से आर दूरी पर स्थित है। अब इस आवेश को हम अनंत से यहां पे लेके आते हैं, अनंत था, अनंत से यहां पे लेके आते हैं, तो इस आवेश के कारण इस आवेश के चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगता है, और यह जो प्रतिकर्षण बल है, इस बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और ये जो किया गया कार्य है वही कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझते हैं। हमें पता है कि विद्युत जो विभव होता है, विद्युत विभव की जो परिभाषा होती है वो होती है किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के तथा उस आवेश के अनुपात के को हम क्या कहते थे, विद्युत विभव कहते थे। इसी से हम W की वैल्यू निकाल लेते हैं, W इज इक्वल टू QV, जहां Q दूसरे आवेश का परिमाण है, जबकि V पहले आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव है। समझते हैं। अब इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते थे, विभव कहते थे, और इसके कारण यहाँ पर उत्पन्न विभव मान लेते हैं कि V1 है, और V1 को हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, क्योंकि आवेश Q1 के कारण उत्पन्न हो रहा है तो Q1/R, ये विभव का मान आ जाएगा इस बिंदु पर। और हमारा आवेश जो आ रहा है वो आवेश है हमारे पास Q2। तो इस स्थिति में जो ये इक्वेशन होगी वो इक्वेशन इस प्रकार से लिखी जाएगी, W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V1। इसी को अपने सॉल्व आउट करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, W2 और Q2 हमारा Q2 ही है, इसके गुणा में ये है हमारे पास वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1/R। इसको हम फिर से हल कर देते हैं, W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 और R।
इस निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य, इस निकाय को हमने बनाया, इस निकाय को बनाने में हमने कार्य किया W1 प्लस W2। पहले आवेश को लाए, वो भी कार्य करना पड़ा, 0 था कोई बात नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा W1 प्लस W2। तो W1 हमने स्टार्टिंग में कहा था कि W1, क्योंकि इसके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, और इसके लिए पहले से ये आवेश विद्यमान है, इसलिए कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य की वैल्यू जो आई है हमारे पास, ये आई है W2 की, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। W1 हमारे पास 0 है और W2 की वैल्यू हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसको हम और सिंपल कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर R। ये जो हमारी इक्वेशन है, ये समीकरण ये प्रदर्शित करती है कि किसी दो आवेशीय निकाय को बनाने में किया गया कार्य ये होता है, और यह किया गया कार्य ही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यह किया गया कार्य ही इस द्विआवेशीय निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो आज के लिए बहुत इतना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।